अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का हिसार कर लें, कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए, हैंड फ्री लगा लें क्योंकि आज की कहानी भी बहुत डरावनी है। आज की पहली खौफनाक कहानी नोमान शेयर कर रहे हैं। नोमान कहते हैं, आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की खौफनाक तरीन कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से करीब 9 बरस पुरानी बात है। हम लोगों का जो इलाका है वो गांव, एक छोटा सा गांव है, भेरा से आगे, भेरा भुलवाल से आगे हमारा गांव है। तो हम लोगों के गांव में अभी भी लोगों के घर कुछ मिट्टी के हैं, कुछ लोगों ने अपने घर जैसे शहरों में घर होते हैं वैसे बना लिए, लेकिन हम लोगों के गांव में एक जगह आज भी है जो बहुत कदीम और पुरानी है। हमारे गांव का चौराहा। हमारे गांव का वो जो चौराहा है वो एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त है जिसकी बहुत घनी और बहुत बड़ी छांव है। इसके नीचे हमारे बड़े बुजुर्ग भी अपनी जवानी के दौर में बैठा करते थे। बुढ़ापे में भी अक्सर लोग वहां पर बैठकर गर्मी के दिनों में भी बातें करते थे और सर्दी की दोपहरों में भी। उनको देखा देखी हम इलाके के लड़के भी वहीं पर बैठकर बातें किया करते थे जब बड़े बुजुर्ग वहां से उठकर चले जाया करते थे। यहां तक कि हम लोगों के गांव का वो जो चौराहा है हम सब लोगों के लिए ऐसे ही जैसे हम लोगों के घरों का एक हिस्सा है। हम इलाके के सभी लड़के वहां पर घंटों बैठकर बातें किया करते हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आसपास से गुजरने वाले इलाके के लोग भी, उनसे भी बातचीत हो जाती है। आसपास जो गांव के इलाके के घर हैं वहां के लोग भी अक्सर निकलकर उधर बैठकर बातें किया करते हैं। इसी तरह से सर्दियों का मौसम था, सर्दी की सर्द रातें थी। हम सारे दोस्तों ने ये प्लान बनाया कि अब हम लोग रात के वक्त भी दरख्त के करीब ही आग जलाकर बैठा करेंगे और रात के वक्त इधर ही बैठकर ढेरों बातें किया करेंगे। ऐसा किया करेंगे कि जब इलाके में, गांव में मूंगफली वाला आता है उससे मूंगफली लेकर यहीं पर बैठकर खाया करेंगे और बातें करके आधी आधी रात को सोने के लिए घर चले जाएंगे। सभी लड़कों ने कहा यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम लोगों ने अपने घरों में भी बता दिया कि हम लोगों ने आग जलाकर गांव के चौराहे पर बैठकर सर्दी की रातें एंजॉय करनी और बैठकर बातें करनी है। घर वालों को पता था कि आसपास सारे मकान हैं, अपने घरों के दरमियान बैठे हुए, यहाँ पर ऐसी कौन सी बात है, इसलिए किसी के भी घर वाले ने नहीं रोका। वहां पर हम लोगों ने लकड़ियां जमा की, आग जलाई। पहली रात थी, 6-7 लड़के थे हम लोग बैठे, हम लोगों ने बातें की। हम लोगों को बहुत सुकून आ रहा था। इतनी ठंडी रात थी और वहां पर हम लोग आग सेक रहे थे। पास और भी सूखी लकड़ियां रखी हुई थी, उसमें जैसे आग कम होने लगती हम लोग और लकड़ियां फेंक देते। हम लोग बैठे बहुत बातें करते थे। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तकरीबन रात 12:30 पौने 1 बज जाते थे बातें करते करते। उसके बाद हम लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे। जब शाम के वक्त मूंगफली वाला गांव में आता था तो उससे सब अपने अपने हिस्से की चीज लेकर रख लिया करते थे कि गांव के चौराहे के पास बैठकर हम लोग ये सारी चीजें खाएंगे और आपस में बातें करेंगे। यहां तक कि हम लोगों को वहां पर बैठना इतना अच्छा लगा कि दिन चढ़ते ही हम लोगों को रात का इंतजार होता था कि कब रात होगी और कब हम लोग बैठेंगे। वहां पर उसी बड़े पेड़ के पास गांव के जैसे बूढ़े लोग भी बैठते थे। तो एक दोपहर की बात है, हम लोग वहां पे लकड़ियां जोड़ रहे थे कि रात को जलाकर बैठेंगे। तो वो बूढ़े दादाजी पूछने लगे कि बेटा इतनी ज्यादा लकड़ियां क्यों जमा कर रही हो? तो हमने बताया कि दादाजी हम लोग रात को यहाँ पर बैठकर घंटों बातें करते हैं, हम सारे दोस्त आग जलाकर बैठते हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो दादाजी ने ये कहा कि बेटा रात के वक्त गांव के चौराहे के पास बड़े दरख्त के पास मत बैठा करो, ये जगह कुछ हसीब सदा है। हम उनकी बात सुनकर हंसने लगे। हमने कहा दादाजी हमें तो कुछ भी नहीं होता और आप लोग भी तो सब इसी पेड़ के नीचे बैठते हैं। तो दादाजी कहने लगे बेटा हम लोग बैठते हैं लेकिन दिन की रोशनी में,
हम लोग रात के वक्त यहाँ पर आकर नहीं बैठते। जानते हो, जब हम तुम लोगों की उम्र के थे, हम लोग यहाँ पर रात के वक्त बैठा करते थे, हमें भी आदत थी। तो हम लोगों के इलाके का एक आदमी था, उसको आदत पड़ गई इस दरख्त के नीचे चारपाई बिछाकर सोने की। तो वो चारपाई बिछाकर गर्मी के मौसम में यहाँ पर आकर सोने लगा। इलाके के लोगों को कोई मसला मसाइल नहीं था, उसका वो सामने कोने वाला घर होता था। जब उसने यहाँ पर सोना शुरू किया तो वो बताता है कि आधी रात के वक्त वो जो सामने वाली गली है, उस गली से एक औरत आती है। वो औरत बहुत ज्यादा बेहानक है। कभी उसका कद बहुत लंबा हो जाता है और कभी उसका कद बहुत छोटा हो जाता है। वो बहुत खौफनाक काले जले चेहरे वाली औरत है। ऐसे लगता है जैसे कोई जिन्नी है या कोई आफत चुड़ैल है। वो आती है और आकर जोर से मेरी चारपाई को ठोकर मार कर कहती है, उठो, ये हमारी जगह है, रात को यहाँ पर हम बैठते हैं, चले जाओ यहाँ से। तो वो बेचारा जब उसने उस औरत को देखा, वो चीखें मारता हुआ अपने घर भागा। उसने अगले दिन गांव के सभी लोगों को ये बात बताई। 3 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद इस पीपल के बड़े दरख्त के पास रात के वक्त कोई भी नहीं बैठता। सब कहते हैं कि रात को यहाँ पर कोई मखलूक आकर बैठती है। शायद रात के वक्त वो जाहिर हो जाती है, उसका यहाँ पर बसेरा है। तो मेरी बात मानो, यहाँ पर मत बैठा करो। हमने कहा दादाजी ठीक है। हम लोग वहां से चले गए, लकड़ियां हम लोगों ने जोड़ ली। शाम हुई, सब बुजुर्ग अपने अपने घरों में चले गए क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती थी और बुजुर्ग बाहर नहीं निकलते थे। धुंध छाई होती थी। शाम होते ही ऐसा मंजर होता था जैसे रात हो गई है। हम लोग सारे बैठे, तकरीबन 9 बजे का टाइम था। घर से खाना वाना खा के हम लोग आकर बाहर आग जलाई। आग जलाकर बैठ गए। अभी हम लोग 3 लड़के बैठे थे, बाकियों ने आना था। वो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक वो लोग भी आ जाते थे। 9 बजे हम लोग अपना सिस्टम शुरू कर देते थे, आग जलाना, घर से कुछ खाने पीने की चीजें ले आना। तो ऐसे ही हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। मैंने अपने दूसरे दोस्तों को बताया कि आज बूढ़े दादाजी ये बातें कह रहे थे। वो लोग कहने लगे, यार ये जो बूढ़े लोग होते हैं ये अक्सर ऐसी कहानियां बताते हैं, आदत होती है उनको, ये अपने पास से कहानियां बनाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग तो इतने दिनों से बैठ रहे हैं, हमें भी तो कुछ नजर आता। हम लोगों ने उस लड़के को कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, अगर कुछ होता तो हमें भी नजर आ ही जाता, हम भी तो इसी जगह पर बैठते हैं। हम लोग अभी बैठे बातें ही कर रहे थे, एकदम से बहुत तेज हवा का झोंका आया। एकदम उसी गली की तरफ से। वो झोंका इतना तेज था कि ऐसे लगा जैसे वाज़े आंधी का एक बहुत तेज हवा का झोंका आता है। हम लोगों ने कहा कि ये एकदम हवा कितनी तेज हो गई है। थोड़ी देर के बाद वो हवा बिल्कुल रुक गई और एकदम से ऐसी आवाज आने लगी जिस तरह से किसी की गाय बोल रही है। अब हम लोगों के उस गली में, उस मोहल्ले में आज तक कोई जैसे गायें, भैंसें, बकरियां घरों के आगे नहीं बांधते थे। उसके लिए बाकायदा डेरे थे, जमीनें थी, वहां पर ही बांधते थे। माल मवेशी को ऐसे घरों के पास लाना हमारे गांव में नहीं था क्योंकि गांव की गलियां साफ थी और हम सभी गांव वाले मिलकर अपने गांव की सफाई का भी खास ख्याल रखते थे। गाय की जब आवाज आने लगी, हम लोगों ने चारों तरफ देखा कि ये गाय किसके घर बोल रही है। गाय की आवाज आ रही थी, ना तो कोई बकरा ईद थी कि चलो कोई कुर्बानी के लिए अगर किसी ने घर में बांधी हो। गाय की आवाज थी बहुत ज्यादा। इतने में हम लोगों का जो तीसरा दोस्त था मोहसिन, वो कहने लगा इस तरफ से आवाज आ रही है। ये वही गली थी जहां से तेज हवा का झोंका आया था। हम लोग उस गली के अंदर देखने लगे। उस गली में आज बहुत ज्यादा घुप अंधेरा था। वो अंधेरा जो था, पहले भी उस गली में अंधेरा होता था, लेकिन आज तो ऐसे लग रहा था जैसे वहां पर कोई लाइट भी नहीं जल रही। आज का अंधेरा बहुत गैर मामूली सा लग रहा था। पीपल का जो बड़ा दरख्त था उसके ऊपर गांव के लोग अक्सर लालटेन लगा देते थे कि वो चौराहा था, वहां से लोग गुजरते थे तो चलो रोशनी की मदद मिल जाया करती थी। गांव था, वहां पर कभी कभी डिम लाइट होती थी तो घरों के बाहर की रोशनी कम ही जलती थी।
گھروں کے اندر کی روشنیاں جل جاتی یہی بہت تھا. تو اس لیے گزرنے والے لوگوں کی مدد کے لیے لالٹین لگا دی جاتی تھی. تبھی ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے گلی کے درمیان میں کوئی کھڑا ہوا تھا, ایک وجود. کبھی ایسے لگتا وہ تھوڑی آگے آتی, کبھی ایسے لگتا وہ تھوڑی پیچھے جاتی. آواز گائے کی تھی. محسن کہنے لگا, دیکھو سامنے کوئی کھڑا ہے. ہم لوگوں نے غور کیا, ہمیں بھی اندھیرے میں ایک وجود دکھائی دیا. اس کا سفید لباس تھا. چہرہ کہاں تھا, کوئی چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. صرف سفید کلر کا ایک ہیولا نظر آ رہا تھا جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. ہم نے کہا, کون ہے وہاں پر؟ سامنے آؤ, کیا چیز ہے وہاں پر؟ پھر گائے کی آواز آئی. اتنے میں جو میرے ساتھ لڑکا بیٹھا تھا جاوید, اس نے ایک دہکتی ہوئی لکڑی اٹھائی آگ کی. اس پر آگ لگی ہوئی تھی, اس نے اس گلی کے اندر پھینک دی. تو وہاں سے ایک عورت کی خوفناک چیخ گونجی. ایسے لگا جس طرح سے کوئی عورت ہے اور وہ چیخ رہی ہے. اس نے کہا, بھائی یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں دادا جی نے بات کی تھی, عورت کی آواز ہے. اور دیکھو وہ بھاگ کر بھی گئی ہے, وہ غائب ہو گئی. ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیا. ہم لوگوں نے جلدی سے وہ آگ جلتی وہیں چھوڑی اور اپنے گھروں میں بھاگ کے ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں جا کر بتایا. گھر والوں نے بھی کہا کہ ہم لوگوں نے بڑے عرصے سے یہ چیز سنی ہے کہ اس گلی کی طرف سے آدھی رات کو ایک عورت آتی ہے پیپل کے درخت کے پاس. تو اسی عورت نے اپنا آپ ظاہر کیا ہے. جس نے اپنے گھر جا کر یہ بتایا, گھر والوں نے منع کیا کہ رات کے وقت مت بیٹھا کرو. اب اگلے دن ہم لوگ سارے اکٹھے ہوئے, 5-6 دوست تھے. ہم لوگ مولوی صاحب کے پاس چلے گئے. ہم لوگوں نے مولوی صاحب کو رات والا قصہ بتایا کہ مولوی صاحب ایسے ایسے ہوا تھا. جب ہم لوگوں نے اس طرف آگ کی لکڑی پھینکی تو وہ تو ڈر کے بھاگ گئی. تو یہ کیا مخلوق ہے؟ مولوی صاحب نے بتایا کہ اس علاقے میں یہ بڑی مشہور چیز ہے. یہ آدھی رات کو عورت کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے, چڑیل آفت ہے, اور اس پیپل کے درخت پر آتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بسیرا ہے وہاں پر, لیکن اس کا بسیرا کسی اور جگہ پر بھی ہے. یہ رات کے وقت وہاں سے اس درخت پر آتی ہے. تم لوگوں کے قریب وہ اس لیے نہیں آ سکتی کیونکہ تم لوگ آگ جلا کر بیٹھتے ہو. یہ مخلوق آگ سے ڈرتی ہے. جب تک وہاں پر آگ جلتی رہے گی تم لوگوں کے قریب نہیں آ سکے گی, لیکن ہر ممکن کوشش کرے گی کہ تم لوگ اس جگہ کو چھوڑ دو. بہتر یہی ہے کہ تم لوگ اس جگہ پر بیٹھنا چھوڑ دو, کیونکہ اس جگہ پر بیٹھنا تم لوگوں کے لیے بھی خطرے سے خالی نہیں ہوگا. ایسا نہ ہو کہ وہ تم لوگوں کے اوپر بسیرے کی کوشش کرے, تم لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرے. مولوی صاحب کے لوگوں نے باتیں سن, ہم نے کہا جی بہتر. ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے. 2-3 دوست کہنے لگے, یار جب آگ جلا کر ہی بیٹھنا ہے تو وہ پاس تو نہیں آ سکے گی. جب تک آگ جلتی رہے گی تب تک بیٹھے رہیں گے, اس کے بعد گھر چلے جائیں گے. اتنا عقل نہیں تھا. ہم لوگوں کو یہی حل لگا. ہم لوگوں نے اور لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی اور وہاں پر رکھ لی. آج ہم لوگوں نے پھر آگ جلائی. آج جب ہم لوگ آگ جلا کر بیٹھے تھے, ہمیں درخت کے پاس سے خوفناک آوازیں آ رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا ایک پرچھائی ہے اور وہ جیسے ہوا میں ہے. کبھی وہ درخت کی اس سائڈ پر ہوتی ہے, کبھی اس سائڈ پر, اور واضح طور پر وہ آوازیں نکال رہی تھی. ہم لوگوں سے وہ آوازیں برداشت نہیں ہوئی. ہم لوگ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں میں بھاگ گئے. اس کے بعد اگلے دن جہاں پر ہم لوگوں نے آگ جلائی تھی وہاں سے وہ کوئلے بھی غائب تھے, نہیں تھے کہیں بھی. جلی ہوئی آدھی لکڑیاں پڑی ہوئی تھی, کوئلے سارے غائب تھے. ہم لوگ تو بہت ڈر کے, 1-2 لڑکے اتنے ڈرے کہ رات کو سو نہیں سکے. پھر ہم لوگوں نے وہاں پر بیٹھنا چھوڑ دیا کیونکہ اب وہ چیز ہماری وجہ سے شاید اتنا تنگ ہو رہی تھی کہ اس نے درخت کے پاس بھی اپنا آپ ظاہر کر دیا. پھر ہم لوگ اپنے گھروں میں ہی ہوتے تھے رات کے وقت, لیکن ہم لوگ بہت زیادہ اس چیز کو مس کرتے تھے. ہم لوگوں کے لیے وہ چیز ایک بہت یونیک چیز تھی, وہاں پر آگ جلا کر بیٹھنا. لیکن اس مخلوق کی وجہ سے ہم لوگ وہاں پر بیٹھنا چھوڑ دیا. ہم لوگوں نے آدھی رات کو درخت کے پاس سے عورت کی آوازیں آتی تھی. کبھی ایسے لگتا تھا وہ بہت اونچی آواز میں کچھ گنگناتی ہے اور فضا میں اس کی آواز گونجتی ہے, اور کبھی ایسے لگتا تھا جیسے وہ بولتی بھی ہے کچھ. یہاں تک کہ رات کے اس پہر میں ہمارے علاقے میں چوکیدار بھی نہیں آتا تھا. چوکیدار بھی 9-10 بجے تک چکر لگا کر چلا جاتا تھا. تو یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ نعمان آپ کا. جس سے یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیشہ اپنے بڑوں کی باتیں ماننی چاہیے. اگر وہ ہمیں روکتے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے, ہمارے بھلے کے لیے ہی روکتے ہیں, کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ کر آئے ہوتے ہیں. کبھی بھی رات کے درختوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے. درختوں کے اوپر جنات کا بسیرا ہوتا ہے اور جنات اپنا اثر بسیرا درختوں پر رکھتے ہیں.
اس لیے ہمیشہ اپنا خیال خود رکھنا چاہیے. یہ تھی نوشین اسٹوریز کی فریش ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی اسکیری اسٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. یہاں پر ایسی ہی خوفناک کہانیاں میں لاتی رہوں گی. اپنا بہت سے خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.